तो इस वीडियो में सम प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ट्रांसफार्मर का कोर क्यों लेमिनेटेड किया जाता है? बी ऑप्शन यानी भंवर धारा के कारण विद्युत क्षति को कम करने के लिए। एक ट्रांसफार्मर का कोर भंवर धारा के कारण क्षति को कम करने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है। जब किसी चालक पदार्थ से बनी मोटी पट्टिका पर एक परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स आरोपित किया जाता है तो इसमें उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हीं भंवर धाराएं कहते हैं। भंवर धारा का उपयोग रुडोल धारामापी, विद्युत ब्रेक और प्रेरण भट्ठी और गति मापी। नेक्स्ट कहता है कि अम्ल ABCD का pH मान 1, 2, 4 और 2.5 है। इनमें से कौन सा प्रबल अम्लीय है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी ए। तो देखिए यहाँ पे जो है ABCD का pH मान क्रमशः 1, 2, 4 और 2.5 है। इसमें सबसे प्रबल अम्ल जो है ए है। किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए एक मापदंड का उपयोग होता है। इस मापदंड को pH स्केल कहते हैं। pH स्केल को सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने तैयार किया था। ठीक है, तैयार किया था। अब देखिए यदि pH यहाँ मान लीजिए 7 है, 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। अम्लीय होगा। अगर 7 होगा तो उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। नेक्स्ट कहता है कि जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है? ए ऑप्शन प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। तो जब अंतरिक्ष में पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, अतः ऐसा कोई कण नहीं है जो प्रकाश को बिखेर सके, इसलिए कोई बिखराव नहीं होता। जैसे ही अंतरिक्ष यात्री आकाश में देखते हैं उन्हें अंतरिक्ष में निर्वात दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री की आंखों में कोई प्रकाश प्रवेश नहीं करता और इसलिए आकाश अंधेरा दिखाई देता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से गुजरती हैं तो वह उसमें विद्यमान कणों से टकराती हैं। इस घटना के कारण कुछ प्रकाश किरणें अवशोषित हो जाती हैं जबकि कुछ विभिन्न दशाओं में बिखर जाती हैं। प्रकीर्णित प्रकाश किरणों की तीव्रता कणों के आकार और तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में कण और गैसें सूर्य के प्रकाश को हर दिशा में बिखेरते हैं। नीला प्रकाश किसी भी अन्य रंग की तुलना में बहुत अधिक प्रकीर्णित होता है क्योंकि यह छोटी छोटी तरंगों के रूप में फैलता है। यही कारण है कि आकाश अधिकांश समय नीला रहता है। दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं जिनमें से लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। जब प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो माध्यम में जो मौजूद अणु से बिखरने की प्रवृत्ति रखता है। प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य की चौथी शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है और चूँकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अन्य रंगों की तुलना में अधिक होती है इसलिए इसका प्रकीर्णन कम होगा और इसे अधिकतम दूरी से देखा जा सकेगा। इसलिए सिग्नल को लाल रंग का बनाया जाता है और प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ये समानुपाती होता है 1/, तरंगदैर्घ्य के पावर 4 की। कहता आयनिक यौगिक में विद्युत चालकता के संबंध में कौन सा कथन सही है? बी ऑप्शन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं। तो आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं करते। आयनिक यौगिक के क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक प्रायः भंगुर होते हैं तथा दबाव देने पर टूट जाता है। आयनिक यौगिक बनने की शर्त है कि आयनिक बंधन तभी बनता है जब परमाणुओं में से एक धातु हो और दूसरा अधातु। धातु परमाणु में कम आयनीकरण ऊर्जा होनी चाहिए ताकि वह आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ सके और धनायन बना सके। आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के लिए और धातु में इलेक्ट्रॉन बंधुता का उच्च मान होना चाहिए। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा सामान्यतः अंतःश्वसित और उच्च श्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? सी ऑप्शन। तो अंतः
शोषित वायु में लगभग 21% और उच्च शोषित वायु में लगभग 16%। तो देखिए, मानवों द्वारा सामान्यतः अंतः शोषित और उच्च शोषित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्रमशः 21% और 16% होती है। श्वासोच्छ्वास में वायु का संगठन, अंदर ली गई वस्तु जैसे नाइट्रोजन में 79%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और बाहर निकाली गई में नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 16%, कार्बन डाइऑक्साइड 4%। सांस द्वारा लगभग 200 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर जो है निकलता है। नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक स्थलों पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों के स्थान पर कागज़ के कपों का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए? 36 का सी, कागज़ के कप जैव निम्नीकरणीय होते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों के स्थान पर कागज़ के कपों का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि कागज़ ही जो है, कागज़ के कप जो जैव निम्नीकरणीय होते हैं। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, जिससे मृत जीवों के शरीर, मानव मलमूत्र, खाद्य पदार्थ आदि। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के पर्यावरण को प्रभावित करने के तरीके, जैसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बड़ी मात्रा में पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, इनमें दुर्गंध और गंदगी फैलती है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ तरह तरह के बीमारियां को फैलाने के कारण बनते हैं, इनमें पर्यावरण में जो हानिकारक जीवाणु बढ़ते हैं। और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैविक प्रक्रमों से अपघटित नहीं होते, अपनी संश्लेषित रचना के कारण उनके गंध जो है, उनके बंध दृढ़तापूर्वक आपस में जुड़े रहते हैं और एंजाइम उन पर जो है अपना प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। नेक्स्ट, संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यतः होते हैं। 37 का सी, और संतृप्त यौगिकों की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील। संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यतः और संतृप्त यौगिकों की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा संतुष्ट रहती हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यह बहुत कम जो है अभिक्रियाशील होते हैं, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसका जो है सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और देखिए, और संतृप्त तो इसमें द्विबंध वाले सामान्य सूत्र CnH2n और त्रिबंध वाले सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। फिर है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसे एल्केन कहते हैं, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन द्विबंध वाले को एल्कीन एवं त्रिबंध वाले को एल्काइन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसका प्रथम सदस्य मीथेन होता है, और द्विबंध वाले का प्रथम सदस्य एथीन और त्रिबंध वाले का प्रथम सदस्य एथाइन होता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कहता, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? ए ऑप्शन, तो क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करता है। यानी ए ऑप्शन, पादप में कोशिका भित्ति में सहायता करती है। देखिए, यह समर्थन और सीमित जो प्लास्टिसिटी प्रदान करता है, यह जल का क्षय रोकता है, पौधों को कीड़ों और रोगजनकों से बचाता है, बहुत अधिक जल के कारण होने वाले अत्यधिक विस्तार को रोकता है, पौधों का आकार बनाए रखता है और पौधों को अधिक ऊंचाई तक नहीं बढ़ने देता। नेक्स्ट है कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 39 का ए, यानी अबू धाबी। तो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अबू धाबी में किया गया। विश्व ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 जो स्वच्छ ऊर्जा में निवेश और टिकाऊ भविष्य पर केंद्रित था। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड के रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? सी ऑप्शन 6.5।
व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड के रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर 6.5% है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेगा। 1964 में स्थापित अंकटाड का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थापित है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि में 6.8% का अनुमान लगा है। जनिक सिनर हाल ही में 2024 में कौन सा प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाले पहले इटालियन बन गए हैं? सी ऑप्शन US ओपन। तो सितंबर 2024 में जनिक सिनर ने US ओपन जीतकर इतिहास रच दिया है। कदा वह इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने वाले पहले इतालवी व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने अमेरिकी टेलर फ्रिट्ज को सीधे सेटों 6-3, 6-4, 7-5 में हराकर वर्ष का अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम हासिल किया है। सबसे पहले इन्होंने इस सीजन में ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था। इस जीत ने दुनिया के नंबर 1 के रूप में भी उनकी स्थिति को और मजबूत किया और इतालवी टेनिस के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। कथा किस देश के द्वारा वित्तीय जोखिम से निपटने हेतु एक नीति योजना शुरू किया है? 42 का भी चीन। तो चीन देश के द्वारा वित्तीय जोखिम से निपटने हेतु एक नीति योजना शुरू किया। हाल ही में 2024 में चीन भारत को पीछे छोड़कर रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। फिर स्पेस इंडिया ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सी संजना शांति। स्पेस इंडिया ने संजना सांघी को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। संजना सांघी एक उभरती हुई युवा बॉलीवुड स्टार और UNDP यूथ चैंपियन है। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ के बाल अधिकारों का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर है। जापान ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर अपने अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का खुलासा किया है? 44 का ये अमेरिका। तो जापान ने अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर अपने अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का खुलासा किया। अमेरिका और जापान आर्टेमिस मिशन के तहत जापानी अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजी। नासा द्वारा आर्टेमिस मिशन 2026 में लॉन्च किया जाएगा। इससे इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन को 2040 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। कौन सा देश पूर्णतः क्रियाशील परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला पहला अरब राज्य बन गया है? 45 का सी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने एक पूर्ण रूप से चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पूरा करने वाला पहला अरब राष्ट्र बनकर इतिहास रच दिया है। कहता अबू धाबी में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसका निर्माण 2011 में शुरू हुआ था, अब सितंबर 2024 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। कहता अपने चौथे और अंतिम रिएक्टर के वाणिज्यिक संचालन में प्रवेश करने के साथ यह संयंत्र अब UAE की 25% बिजली पैदा करता है। यह परियोजना जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम करने और 2050 तक अपने शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य को प्राप्त करने की UAE की रणनीति का एक प्रमुख घटक है। नेक्स्ट कहता मैं बिहार को किसके द्वारा 2023-24 के दौरान 1037.86 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? 46 का होगा यह नाबार्ड। तो बिहार को नाबार्ड द्वारा 2023-24 के दौरान 2.86 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यह नाबार्ड द्वारा एक राज्य को एक वर्ष में अब तक की दी गई सबसे अधिक वित्तीय सहायता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई। फरवरी 2024 में बिहार एक एकीकृत और जल संसाधन प्रबंधन परियोजना हेतु बिहार सरकार को विश्व बैंक से ऋण स्वीकृत किया गया है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ? सी ऑप्शन जेम्स पैलेस।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में जेम्स पैलेस नामक स्थान पर हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक जो सेंट जेम्स पैलेस में हुआ। इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया है। इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या 89 थी। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के मध्य हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 के बीच लंदन में भी आयोजित किया गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया था। कहता है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्रता के क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा नहीं था। 48 का बी युवा पार्टी भारतीय स्वतंत्रता के क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा नहीं था। युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन 1906 में किया गया। बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया गया जिसका उद्देश्य जो है धा खून का बदला खून। ठीक है, तो बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन का उद्देश्य था खून का बदला खून। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य P.N. बापट जो है बम बनाने की कला सीखने के लिए प्रेरित। गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। 49 का ए रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट 1919 एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। फिर अखिल भारतीय स्तर का गांधी जी का पहला आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अप्रैल 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किए थे: होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उनका संपादन भी किया। 50 का बी संवाद कौमुदी। तो राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था। 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक जो है साप्ताहिक अखबार प्रारंभ किए थे। प्रथम फारसी पत्रिका वर्ष 1822 में मीरात उल अखबार के नाम से राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला गया। राम मोहन राय को राजा की उपाधि बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। फिर है कि आत्मीय सभा तथा ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय है। युगांतर के संपादक जो है वारिंद्र कुमार घोष है। केसरी के बाल गंगाधर तिलक, मराठा के बाल गंगाधर तिलक, वंदे मातरम अरविंद घोष, सोम प्रकाश के हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चीनी यात्री हिंदसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। सी ऑप्शन हर्षवर्धन। चीनी यात्री हिंदसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हिंदसांग 7वीं शताब्दी में जो है भारत आया था तथा लगभग 16 वर्षों तक भारत में रहा। हिंदसांग का यात्रा विवरण सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। हर्षवर्धन की दो मुहरें नालंदा तथा सोनपत से प्राप्त हुई है। सोनपत मुहर से हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन प्राप्त हुआ है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ था। वातापी के चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय की
उपलब्धियों की चर्चा ऐहोल अभिलेख में मिलती है। वातापी का निर्माता कीर्तिवर्मन फर्स्ट को माना जाता है। कीर्तिवर्मन टू वातापी के चालुक्य वंश का जो अंतिम शासक था। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त टू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान जो है भारत आया था। द्वितीय दिल्ली का मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की उपलब्धियों का वर्णन 3 श्लोकों में किया गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? सी, कलकत्ता। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के दौरान महात्मा गांधी कलकत्ता गए थे। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के द्वारा जो है अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण उत्पन्न कर दिया। गांधी जी 1947 ईस्वी में बंगाल के नोआखली में हिंसा रोकने पहुंचे थे। केवल नोआखली में 6000 से 7000 व्यक्ति हिंसा में मारे गए और सहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि और जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की जो है स्थापना की। 1917 में सत्याग्रह आश्रम को साबरमती नदी तट पर लाया गया। इसके बाद साबरमती आश्रम नाम रखा गया। ठीक है। और असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? सी, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किए थे। फिर 1931 में कांग्रेस के कराची के अखिल भारतीय सम्मेलन में केसरिया, सफ़ेद और हरे जो है 3 रंगों से बने जो है ध्वज स्वीकार किया गया। भारत के संविधान सभा ने जो है राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हिंसा मेहता ने प्रस्तुत की। फिर है कि ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी दी गई। मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, ये कथन राम प्रसाद बिस्मिल का है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन था? बी, तो 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता बाबू वीर कुंवर सिंह थे। इस दौरान पटना एवं दानापुर में विद्रोह हुआ जिसे अंग्रेजों ने दबा दिया। दानापुर के विद्रोही सैनिक जगदीशपुर आ गए जिसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया और आरा पर अधिकार कर लिया। इस संघर्ष में कैप्टन डनवर की मृत्यु जुलाई 1857 में हो गई। भारत में 1 जनवरी 1857 को इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ जिसमें गाय और सूअर की चर्बी युक्त कारतूसों का जो है ढाकना का उपयोग होता था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। मंगल पांडे जो है बलिया के रहने वाले थे। इस घटना के बाद 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दी गई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो बी ऑप्शन, शिवाजी सागर झील। तो शिवाजी सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, पंजाब में है। चोलहामपुर झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील यानी 18,000 फीट है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक जो है खारे पानी की झील है। इसका निर्माण जो है एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के परिणाम स्वरूप हुआ है। लोकटक झील मणिपुर पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झील विश्व में तैरती जो है द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है।
कहता है कि किस प्रकार की मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे जो मृदा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। 56 का सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे मृदा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा, पोटास व चूना की प्रचुरता। लाल मृदा, लौह तत्वों की प्रचुरता। काली मृदा, पोटास, चूना व मैग्नीशियम की प्रचुरता। लेटेराइट मृदा, लोहा एवं एल्युमिनियम की प्रचुरता। मरुस्थलीय मृदा, लवण व फास्फोरस की प्रचुरता। पर्वतीय मृदा, पोटास और फास्फोरस। यानी कि भारत के संबंध में कौन सा जो है सही है। 57 का एक, ग्रेट हॉर्नबिल जो है असुरक्षित। ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित जो है सही सुमेलित है। रेड डाटा बुक की सूची में प्रजातियों को उनके संख्या में गिरावट तथा भौगोलिक क्षेत्रों में उनकी स्थिति के आधार पर जो है कुल 9 वर्गों में विभक्त किया गया है। विलुप्त वे प्रजातियां जो विगत 50 वर्षों में अपने प्राकृतिक आवास में न देखी गई हो। कहता है कि वन से विलुप्त वे प्रजातियां जो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाया जाता किंतु उन्हें कृत्रिम आवास एवं चिड़ियाघरों आदि में जो संरक्षित किया गया है, वन से विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। अति संकटग्रस्त वे जीव जंतु जो पूर्णतः विलुप्त नहीं हुआ है परंतु वनों से विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, अति जो है संकटग्रस्त में रखा जाता है। फिर है कि संकटग्रस्त प्रजातियां, संसार में अनेक जीव प्रजातियां ऐसी हैं जिनके अस्तित्व पर भविष्य में संकट की संभावना है। असुरक्षित वे प्रजातियां जिनके वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो असुरक्षित प्रजातियां कहलाती हैं। संकटापन्न ऐसी प्रजातियां जिनके निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना होती हैं। संकट मुक्त तो इस श्रेणी की प्रजातियां को बहुत कम संकट होता है, इन्हें भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना नहीं होती। नेक्स्ट है आंकड़े अपर्याप्त। तो ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में आंकड़े के अभाव या अपर्याप्तता के कारण संरक्षण की स्थिति और संकट का आकलन नहीं किया जा सकता, आंकड़े उपलब्ध नहीं, तो ऐसे प्रजाति जिनके संरक्षण की स्थिति का IUCN पर आकलन नहीं किया गया है, इसके अंतर्गत शामिल की जाती। कहता किस भारतीय राज्य की तटरेखा कोई तटरेखा नहीं है। 58 के बिहार राज्य की कोई तटरेखा नहीं है। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। भारत में कुल 9 तटीय राज्य है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती हैं। भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा समुद्री सीमा संबंधी देश 7 हैं। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। कहता है कि कौन सा असम में स्थित नहीं है। 59 का ए, डंपा टाइगर रिजर्व। तो डंपा टाइगर रिजर्व असम में स्थित नहीं है। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में अवस्थित है। असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। फिर है कि कौन सी जो है सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं। प्राथमिक तरंगे, तो देखिए प्राथमिक तरंगे यानी पी तरंगे सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं। पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है जो सभी दिशाओं में फैलकर कंपन उत्पन्न करता है, जिसे भूकंप तरंग कहते हैं। जिस स्थान से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंपीय तरंगों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। प्राथमिक तरंगे ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं, यह ठोस के साथ साथ तरल में भी गमन करती हैं। द्वितीयक अनुप्रस्थ तरंग, तो ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, यह केवल ठोस माध्यम में ही गमन करती हैं। इसकी गति प्राथमिक तरंग की अपेक्षा 40% कम होती है। धरातलीय तरंग ये पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। बेरिंग जलसंधि। बेरिंग जलसंधि रूस, एशिया तथा अलास्का उत्तरी अमेरिका को अलग करते हैं।
कुक जलडमरू मध्य ये दक्षिण प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड और उत्तर दक्षिण द्वीप। बाश जलडमरू मध्य तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती हैं। डोवर जलडमरू मध्य इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती हैं एवं इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती हैं। कहता है कि नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? बी त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई नहर है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। त्रिवेणी नहर का निर्माण जो 1909 में प्रारंभ किया गया। इससे लगभग 1 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई की जाती है। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल इतना है। यदि इन पूर्णांकों में से छोटे पूर्णांक x हैं तो नीचे दिए गए विकल्प में समीकरण x का मान ज्ञात करें। तो मान लीजिए पहला पूर्णांक x है तो दूसरा पूर्णांक x+1, इसका गुणनफल दे दिया गया 552, यानी ये हो जाएगा x², ठीक है, प्लस x और प्लस x माइनस, ठीक है, प्लस x माइनस 552 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखिए कहता है यहाँ से के बीच की दूरी, तो क्या होगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी a² cos² थीटा, ठीक है, प्लस देखिए ये हो जाएगा √x2 माइनस, ठीक है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी a sin थीटा माइनस b cos थीटा और माइनस हो जाएगा a cos थीटा, ठीक है, माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा √a² जोड़ b², ऑप्शन नंबर सी। तीन संख्याओं के इतना के अनुपात में उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है? तो देखिए यहाँ पे तीन संख्या इतना के अनुपात में इनका लघुत्तम समावर्तक कितना है? मौसों की, तो इसका जो मौसो होगा HCF जो होगा ये हो जाएगा 2340 बट्टा में इन सबों का लॉसो, 4, 9 और 13 का लॉसो, तो 2340 बट्टा में इसका लॉसो हो जाएगा 468, कट के कितना आएगा 5, ए ऑप्शन। 66 है कि निम्न संख्याओं में कौन सी अपरिमेय है? तो देखिए ये हो जाएगा, इसको देखें तो ये 8 निकल जाएगा, ये 4 का क्यूब पावर 1/3, ये 4 हो जाएगा, ये ए ऑप्शन। 67 नंबर देखिए, कहता सोमवार मंगलवार और जो है बुधवार तापमान औसत तापमान 30 है, तो कुल कितना होगा 30 या 90। इसी प्रकार देखिए मंगल, बुध और बृहस्पति गुरुवार, ठीक है, इसका तापमान जो है 33, औसत तापमान 33 है, तो कुल कितना होगा 33 या 99। इसी यदि इसको घटा देते हैं तो यहाँ पे तो देखिए ये जो है घट के क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो सोम, ठीक है, माइनस गुरुवार का जो हो जाएगा ये कितना होगा माइनस का 9 होगा, ठीक है। सोमवार और यहाँ पे सोमवार का तापमान कितना है 32, तो 32 + 9 बराबर जी, यानी 9 2 41 बराबर जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 41, यानी ऑप्शन नंबर सी। पेट्रोल की कीमत इतना रुपये प्रति लीटर है, पहले की कीमत में 20%, तो देखिए कीमत कितना है इतना, कहता पहले 20% की वृद्धि तो 120/100, फिर 10 की कमी तो 90/100, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 81.54%, यानी ए ऑप्शन। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे यदि देखें तो BP बराबर होगा BQ, ठीक है, BP बराबर BQ, ये यदि 3 है ये भी 3 होगा, और PA बराबर PR, ये यदि 4 है तो ये भी 4 होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक 11 है, ये 4 है तो ये 7 होगा, तो ये यदि 7 है तो ये भी 7 होगा, पूरा कितना होगा 7 3 10, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि ABCD एक समलंब है, ठीक है, ABCD क्या है, तो एक समलंब है, इस तरह से ABCD
ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है और ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो कहता है ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करने वाले विकर्ण हैं, तो ए सी प्लस बी डी क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ए सी बट्टा बी डी, ए सी जो होगा, ए सी जो होगा ये हो जाएगा आपको ए ओ, ए सी ए ओ माइनस ओ सी बट्टा, ठीक है। ए सी जो हो जाएगा, ए सी जो हो जाएगा ये होगा ए ओ माइनस ओ सी बट्टा में बी डी की यदि बात करें तो बी डी हो जाएगा ओ बी, बी डी हो जाएगा ओ बी माइनस का ओ डी। यानी ऑप्शन देखिए, चूँकि बी डी और ए सी समलंब चतुर्भुज का विकर्ण है जो कि ओ बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो समलंब चतुर्भुज के प्रमेय से क्या होगा, ए सी बराबर हो जाएगा ए ओ माइनस ओ सी, ठीक है। और बी डी बराबर हो जाएगा ओ बी माइनस का ओ डी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर